नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो, प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से। इसलिए हम डेली बेस पे द हिंदू का गुजराती और हिंदी एनालिसिस करते हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 11 से लेके 12 बजे गुजराती मीडियम स्टूडेंट के लिए, और 12 से लेके 1 के बीच में हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो भी बच्चे हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की हम चर्चा करते हैं कम से कम समय में। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसकी हम डिस्कशन नहीं करते। नए स्टूडेंट के लिए, यदि आप द हिंदू की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक लिंक पिन की गई है, वो लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे पढ़ सकते हैं। आफ्टरनून टाइम में अपना डेली करंट अफेयर एनालिसिस लाइव लेक्चर रहता है, तो आप देख सकते हैं, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज और एडिटोरियल हो आपको पता चल जाए। हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस में डिस्कस करते हैं कि भाई कोई भी जो टॉपिक है तो उस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस में किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन जीएस के कौन से टॉपिक में किस प्रकार से पूछा जाएगा, उसकी भी हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। और यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com भी ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। तो चर्चा शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो सबसे पहली न्यूज आई है, वो न्यूज आई है पार्लियामेंट से जुड़ी, जो क्वेश्चन आवर की बात है, तो हमने कल मेन फ्रंट पेज पे न्यूज थी, वहां पे देखी थी उसके बारे में। तो काफी सारी डिस्कशन कल ही हमने कर ली थी। यदि आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज रिमेनिंग जितनी डिस्कशन है, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेंगे। सारा इंपॉर्टेंस मैंने कल भी आपको बताया था। तो शुरुआत अभी मैंने कल के सेशन से ही करूँ तो मैंने आपको कल बताया था कि क्वेश्चन में भी टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपको याद क्या रखना है कि अभी जो स्टार क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो मिनिस्टर रहते हैं उनको मुंह से देना रहता है, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन पे ही पाबंदी लगी हुई है मॉनसून सेशन के लिए। रीजन क्या है? कोरोना वायरस पेंडेमिक रीजन है। दूसरी चीज वो समझ लीजिए जो महत्वपूर्ण है कि जो नॉन स्टार क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, जिसका जो आंसर है वो मुंह से भी देना है और रिटर्न में भी देना है, लिखित में भी देना है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कंटिन्यूस ही रहेगा। इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चन का वो समझ लीजिए। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लीजिए कि भाई नॉर्मल जो भी हमने लेजिस्लेटिव फंक्शन रहता है, ठीक है, उसमें जैसे कि कोई बिल आया तो बिल पे डिस्कशन होता है। बिल में जैसे गवर्नमेंट क्या चाहती है उसका पॉइंट रखते हैं मिनिस्टर, फिर लोगों की डिमांड क्या है उसका भी डिस्कशन होता है, वास्तव में जरूरी है कि नहीं उस पर भी चर्चा होती है। एक प्रकार से कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है क्वेश्चन से। तो हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी जी, उन्होंने ये सारी डिस्कशन यहाँ पे रखी है कि भाई कंट्रोलिंग ऑफ नेशंस फाइनेंस, अप्रूविंग टैक्सेशन प्रपोजल, यानी गवर्नमेंट जो भी टैक्सेशन लाना चाहती है उसमें कोई खामी है कि नहीं, या तो कोई बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो जो भी कोई कमिटी ड्राफ्ट करके उसका सजेशन ले सकते हैं कि नहीं। इन सारी चीजों के लिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। दूसरी चीज यहाँ पे जैसे बताया गया है कि भाई क्वेश्चन हावर में भी, जैसे ये टॉपिक आपको अपनी पॉलिटी के जो जीएस की प्रिपरेशन है, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आपको प्रिपेयर करनी है, उसमें सारी प्रिपरेशन करनी है स्टैटिक। हालांकि बच्चे क्या करते हैं, डीपीएसपी प्रिपेयर करते हैं, बराबर, फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करते हैं। तो उन सारी चीजों में जो पार्ट 5 है, जहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, पार्लियामेंट की बात की गई है, जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, कैसे नियुक्ति होती है, सभी बात की है। तो बच्चों ने वो सारे पॉइंट प्रिपेयर किए होते हैं, लेकिन ये थियोरिटिकल बेस है। क्वेश्चन ओवर, बराबर, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके ही तरह सेम है कि एडजस्टमेंट मोशन, कवर क्वेश्चन, हाफ एन आवर डिस्कशन, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये सारे ऐसे टॉपिक है
कि जो काफी सारे बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए होते, प्रिपेयर किए होते लेकिन जैसे मैंने बताया देख लिए होते, अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए होते। और पॉलिटी में स्टैटिक के क्वेश्चन ज्यादा आते, यानी जो भी कोई टॉपिक है जीएस का, वो यदि करंट में चर्चा में है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ की मैंने बात की थी आपसे, और उसका भी स्पेशल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था कि भाई जितने भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे 2019 में हमने देखा था, उसकी उसी टाइम पे चर्चा में था एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वहां से क्वेश्चन आ गए थे। उसी प्रकार से क्वेश्चन अवर अभी करंट में डिस्कशन में चल रहा है, तो यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पे क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। तो यदि आपने वो प्रिपेयर नहीं किया है तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको स्पेशल लेक्चर में जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, फिर हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उन सारों की चर्चा मैंने आपसे कर ली है, जिसके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी यूपीएससी हिंदी पॉलिटी सेशन में अवेलेबल है। ठीक है, यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अवेलेबल है पार्लियामेंट के नाम से, तो वो आप देख लीजिएगा। और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का भी जो लेक्चर है वो भी मैं आपको स्पेशल लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि उसमें ये सारे पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम वहां पे ही डिस्कस कर लेंगे एक ही साथ, तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई जो क्वेश्चन अवर है उसका गवर्नेंस में फायदा क्या है, ठीक है, उसको उसके वजह से कैसे जो रूलिंग गवर्नमेंट रहती है उसके कार्य पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, उन्होंने जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया, संविधान के दायरे में रह के किया या नहीं किया, सारा जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन अवर पे डिपेंड है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अवर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो सारी चर्चा हम एक साथ वहां पे ही कर लेंगे, तो आपके सारे टॉपिक वहां पे ही कवर हो जाएंगे। फिर हम डिस्कशन करते हैं अपना जो और एक पॉइंट है, वो है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। तो जैसे ही ये हेल्थ केयर डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम की बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा जो इसका हिस्टोरिकल पॉइंट है वो बता देता हूँ। हमारे जो माननीय वड़ा प्रधान जी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले पे 2-3 बातें कही थी, उसकी फिर से यहाँ पे हमको रिवीजन करना है, जिसकी डिस्कशन ऑलरेडी हमने 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त तीनों दिन में इसकी हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी। ठीक है, तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, बाकी की ही डिस्कशन मैं आपसे आज यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो हेल्थ केयर डेटा है और इसका जो डिजिटलाइजेशन है, तो उसकी मैंने बात किया था कि भाई यहाँ पे बात क्या हो करने जा रहे हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको डिजिटल करने जा रहे हैं, यानी ये डिजिटल होने जा रहा है। कहाँ पे? जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके अंदर होगा क्या कि भाई जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसी प्रकार से हमारे पास एक हेल्थ कार्ड होगा या हेल्थ कार्ड नंबर होगा, जिसके अंदर हमारे यानी पेशेंट की, जो भी पेशेंट है उसकी सारी क्लिनिकल हिस्ट्री वहां पे होगी, ताकि जब कभी भी कोई भी पेशेंट है, मान लो वो 2-3 साल के बाद कभी भी वो जाए अपने इलाज के लिए, तो वो सारी डेटा है वो पर्टिकुलर जो भी डॉक्टर है, ठीक है, वो डेटा वो एक्सेस कर सके। और यही जो डेटा है इसी का इस्तेमाल करके डॉक्टर को जो पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है उसमें थोड़ी आसानी हो। जैसे पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री में पता चल जाएगा वो उसको हाइपरटेंशन प्रेशर है या नहीं, फिर उसको पता चल जाएगा पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं, और कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसे G6PD और दूसरी कई सारी जो हमने देखी है, वो रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है कि नहीं, इससे पहले इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो गई है, इसके ऊपर कोई सर्जरी हुई कि नहीं, ये सारा डेटा एक जगह पे स्टोर किया जाएगा। ये कहाँ पे बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है हमारी जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके अंदर ये सारा डेटा हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अभी तब मैंने आपसे 2 बात कही थी कि ये जो बात है, जो डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम की बात है, ठीक है, उसमें हम जितने भी रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो तब मैंने सबसे पहले आपको बताया था इसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी कि ये हम सारा डेटा किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस योजना में किया जाएगा। तो उसका जवाब आप याद रखिएगा, करंट के लिए गोल्डन क्वेश्चन है, ठीक है, गोल्डन आवर इंफॉर्मेशन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत
जो भी पेशेंट होंगे, पेशेंट यानी जो भी पब्लिक होगी, उन सभी का ये आईडी क्रिएट होगा, हेल्थ केयर डिजिटल आईडी क्रिएट होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भी आईडी क्रिएट होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का जो राइट्स होगा वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और डॉक्टर को ही होगा, सभी को नहीं होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये डेटा को सिक्योरिटी के लिए भी कार्य किया जाएगा, और दूसरा ये डेटा लोकली स्टोर किया जाएगा, ठीक है, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी भी तरह। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा ऑनलाइन होता है हमने काफी बार देखा है, जैसे अभी करंट में आपको पता होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है। अगर इतनी सिक्योर चीजें अगर हैक हो सकती है, उनका ही नहीं दूसरे काफी सारे भी पॉलिटिशियन है उनका भी अकाउंट हैक हुआ था, तभी बात हो रही थी कि यदि इतना सिक्योर सिस्टम भी हैक हो सकता है तो हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आईटी वाला, ठीक है, उसको हम सिक्योर कैसे करेंगे। दूसरी चीज कि मान लो कि भाई यहाँ पे सब लोगों का हेल्थ आईडी कार्ड बना दिया तो जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से बना दिया जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भाई मान लो कि इसको अथॉरिटी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो प्राइमरी जो केयर सेंटर है उसको आप इसके लिए परमिशन दोगे, तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होना चाहिए ना कि वहां पे कंप्यूटर हो और ये सारा डेटा ऑपरेट हो सके। जबकि हालत इतनी खराब है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है, वहां पे प्रॉपर हॉस्पिटल स्टाफ नहीं है, ठीक है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है और दूसरे सारे एम्प्लॉय नहीं है, तो अभी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही है, और आप ये दूसरा जो भी सिस्टम है वो ला रहे हो जिसके इम्प्लीमेंट होने का चांसेस कम है। यहाँ पे जब आया था यही डिस्कशन, जब हमने 16 अगस्त को किया था तभी डिस्कशन किया था, तभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले बात आती है डेटा प्रोटेक्शन की। आपके पास डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रूल्स या रेगुलेशन या कोई भी एक्ट अभी है नहीं, ठीक है तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा जो सिक्योरिटी इश्यू है वो हर बार बना रहता है, ठीक है, तो उसका आपको पता नहीं है। दूसरी तब यही बात हो रही थी, जो भी आप ये हेल्थ कार्ड आईडी बनाओगे तो वो बनाओगे किसके अंदर, ये सारा फंड कहाँ से लाओगे। फिर बात आई थी कि भाई मान लो इसके लिए आप परमिशन दोगे, जो भी कोई ऑथराइज डॉक्टर होंगे या हॉस्पिटल होंगे तो वो भी इतने वेल इक्विप होना चाहिए ना कि वो सारा डेटा एक्सेस कर सके। दूसरी बात जैसे यहाँ पे बताई जा रही, एक्सेस करने की बात तो दूर रही, अभी जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, यानी आपके जो गली मोहल्ले में जो डॉक्टर होंगे ये अपनी सारी क्लिनिकल हिस्ट्री रखते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसी डॉक्टर के पास बचपन से लेकर आज तक जाते होंगे, तो उसके लिए सही है। लेकिन वहां से जैसे ही वो आरोग्य केंद्र में जाए या बड़े सरकारी अस्पताल में जाए तो वहां पे क्या ट्रीटमेंट हुई उसका डेटा कौन डालेगा सिस्टम में, ठीक है, ये डालने की अथॉरिटी भी किसको होगी, चलो देख तो सभी लेंगे, लेकिन ये सारा डेटा डालेगा कौन, और जो भी डालने वाले पर्सन रहेंगे वो भी इतने वेल एजुकेटेड होने चाहिए ना कि वो डेटा प्रॉपर से डाल सके, क्योंकि उनके डेटा पे ही अगर काम होने वाला है, अगर गलत डेटा डाल दिया तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। जब ये टॉपिक नहीं हमने 16 अगस्त और 17 अगस्त को डिस्कस किया था, तभी जो भी पर्सन थे राइटर थे उन्होंने कहा था हम घोड़ा गाड़ी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने गाड़ी तो तैयार कर दी लेकिन हमारे पास घोड़ा ही नहीं है, यानी जिसको चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, यानी डिजिटल वेल इक्विप जो सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी कंसल्टिंग सर्विस वाले पर्सन चाहिए, स्किल पर्सन चाहिए, वो है नहीं। दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है हॉस्पिटल में, जहां पे आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि छत पे से कितना पानी गिर रहा है, ठीक है, वहां पे जो पंखा होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो वहां पे ऐसा सिस्टम कैसे काम करेगा। और जिस किसी को भी ये आईडी आप क्रिएट करके दे दोगे तो वो आईडी हैंडल कैसे करेगा, वो सारा डेटा अपने राशन कार्ड के जैसे उसके पास रहेगा, ऐसे कार्ड होगा वो डिजिटली सारा उसके पास इक्विप रहेगा, ठीक है। ये काफी सारे सवाल थे इसके जवाब अभी भी क्लियर है नहीं, जैसे ही इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है हम और डिस्कशन करेंगे। जैसे बताइए यही जा रहा है कि भाई जिसकी बेसिक नीड है अभी, जैसे हॉस्पिटल स्टाफ की, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की, काफी सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है उनकी, फिर कहीं पे हॉस्पिटल है तो प्रॉपर रास्ते नहीं है, आप उन सारी चीजों पे काम कीजिए, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं कि इसकी जरूरत तब हो सकती है जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो और हमको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके इसको और अच्छे से यूटिलाइज करना हो। ये बात करती मैंने आपसे चैलेंजेस की, लेकिन इसके फायदे भी है। क्या फायदे है वो मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ भारत के किसी भी कोने में, जैसे यहाँ पे बताया गया पान इंडिया यानी खाने वाला पान नहीं, ठीक है, यूपी बिहार से हो और पान का नाम सुन के समत हो जाना, पान इंडिया यानी पूरे इंडिया में। जैसे मान लो कि भाई मैं यहाँ पे हूँ,
ठीक है। और मुझे दिल्ली के एम्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनसे मेरा कंसल्ट करवाना है, ठीक है, जो एमडी है, मेडिसिन जो मास्टर है, ठीक है, मास्टर ऑफ मेडिसिन है, तो उनसे मुझे कंसल्ट करवाना है। तो मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ और दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट कराऊँ तो काफी कॉस्ट होगा। इससे ज्यादा क्या होगा, टेलीमेडिसिन होगी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। वो मुझसे जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन कर सकते हैं। उनके पास मेरी सारी क्लिनिकल हिस्ट्री होगी, वो देख के मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके मुझे प्रिस्क्रिप्शन मेल कर देंगे या तो भेज देंगे किसी भी माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, और मेल, किसी भी माध्यम से वो मुझे प्रिस्क्राइब मेडिसिन भेज दे, तो वो मेडिसिन लेके मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, वहां तक ये आईटी सेक्टर के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। ये बात सही है कि भाई आप जहाँ पे फिजिकली नहीं पहुंच सकते हो तो आप ऐसे जैसे वीडियो कॉलिंग से हो गया, या जैसे हम व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, या ऐसे कोई जैसे आरोग्य सेतु ऐप है उसमें कोई ऑप्शन डाल दिया, उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ केयर आईडी की बात हो रही है उसके लिए अभी इंडिया प्रिपेयर नहीं है, ये सारी चर्चा यहाँ पे की गई है। महत्वपूर्ण समझ लीजिए, जो आईडीएसपी HMAIS है उसके बारे में, तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम एंड द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कभी कभी बार आपको क्या किया जाता है, जो भी करंट में जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो 3-4 दे दिए जाते हैं और बोल देते हैं इसमें से जो भी करेक्ट नहीं है उसको आप आइडेंटिफाई करो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो करंट अफेयर में आती रहती है, तो वो प्रिपेयर करना है। दूसरा, आपको जैसे काफी सारे बच्चे रहते हैं इनका एक ही डाउट रहता है कि सर हमको कितनी कितनी योजना और स्कीम प्रिपेयर करनी है, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि करंट अफेयर में जितनी योजना, जितने स्कीम बार बार आती है, लगातार आती है, वो आप प्रिपेयर करते जाओ। वो आप जितना प्रिपेयर करोगे वहां से ही क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी आपको ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। आपको योजना का नाम पता होना चाहिए, वो कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है वो पता होना चाहिए। उसके बाद वो कौन से सेक्टर को टारगेट करती है, कौन सी कैटेगरी के जो पर्सन है उसको टारगेट करती है, वो आपको पता होना चाहिए। तभी जाके आप ये सारी योजना से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्कशन की गई है एजीआर के बारे में। तो एजीआर की डिस्कशन भी हमने कर ली थी। जो एग्जिस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है उसके बारे में, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रिया है, ठीक है, वहां पे जैसे 2 रेवेन्यू रहते हैं, एक रहता है कोर रेवेन्यू और दूसरा रहता है नॉन कोर रेवेन्यू। तो अभी तक जो भी टेलीकॉम कंपनियां थी, ठीक है, वो टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को जो कोर उनकी रेवेन्यू थी उसी पे वो टैक्स पे कर रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप कोर रेवेन्यू और नॉन कोर रेवेन्यू, ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो कल का सेशन आप देख लेना। जो कोर रेवेन्यू है और नॉन कोर रेवेन्यू दोनों को मिला के जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो टैक्स की अमाउंट के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था। तो जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां है, वोडाफोन, आइडिया, जियो, तो उनमें से वोडाफोन की मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने बताया कि अभी अपने पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम वो सारा जितना भी ड्यू है, ठीक है, एजीआर ड्यू है, वो हम आपको पे कर सके 3 महीने में। और हम यदि कंपनी वाइंड अप करके सारी जो भी हमने इन्वेंटरी है उसको भी अगर हम सेल करते तब भी हम पे नहीं कर सकते। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा कि भाई देखो, इसके वजह से क्या होगा, जो वोडाफोन के जो भी यूजर्स है उसको दिक्कत आएगी क्योंकि उसको दूसरी कंपनी में जाना होगा। दूसरी बात कि भाई अभी उस कंपनी की वजह से जितना भी रोजगार मिल रहा है वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको 10 साल के लिए क्या कर दिया, परमिशन दे दिया कि भाई आपको 10 साल के अंदर धीरे धीरे करके लेकिन आपको पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेवेन्यू कितना बताया जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 बिलियन, ठीक है, कितना होता है वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आएगा। दूसरा कि यदि इतने भी टाइम में ना हो सके तो 20 ईयर का भी टाइम पीरियड दे दिया गया है पहले से ही, लेकिन आपको भरना है वो तय है, वो आपको याद रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। दूसरा जो टॉपिक आया था वो आया है जो लड़कियों की शादी की लीगल एज है, ठीक है, 18 साल, उसको बढ़ा के 21 साल के लिए कर देने की बात की गई थी 15 अगस्त को हमारे माननीय वड़ा प्रधान के द्वारा। तो ये भी डिस्कशन हमने ऑलरेडी इन डिटेल की है, तो फिर से एक बार इसकी डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या बात हो रही। जिसके आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो 16 अगस्त है, 17 अगस्त है और 18 अगस्त है, इन तीनों करंट अफेयर के जो लेक्चर है वो आपने नहीं देखे तो आप पहले वो देख लीजिए।
उसके बाद आप जब ये देखेंगे तो आपको सारा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने उस टाइम पे जो भी चर्चा की थी वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको वहां पे 12 से 15 मिनट में सारा जितना भी स्ट्रक्चर है वो पूरा इन डिटेल समझाया था, ताकि सारे टॉपिक है तो यहाँ पे बताए गए हैं किस प्रकार से हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है, एजुकेशन सिस्टम काम करता है, पॉवर्टी का इसका कनेक्शन क्या है, फिर बच्चों और माँ के जो मृत्यु दर है उसका कनेक्शन क्या है, और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अभी जो ये करेंगे तो उससे जो बताया जा रहा है क्या हम वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे हम कर लेंगे। तो सबसे पहले समझिए बात हो क्या रही है, यहाँ पे कौन से टॉपिक को लेके बात हो रही है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि भाई लड़की की जो शादी की लीगल एज है, ठीक है, वो 21 साल से हम बढ़ा 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर देते हैं, ताकि क्या हो कि जो भी माताएं है, ठीक है, वो 18 साल से 21 साल हो जाए, यानी उनका अच्छे से बॉडी डेवलपमेंट हो जाए, तो जो कुपोषण का जो इश्यू है, ठीक है, जो माल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है, जो बच्चे की हेल्थ का जो इश्यू है वो कवर हो जाए। लेकिन चर्चा यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इससे इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जितना गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। उसकी भी मैंने चर्चा आपसे पहले की थी, तो मैं कुछ ही पॉइंट यहाँ पे दोहराऊंगा, मैं सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आप 16 अगस्त 17 अगस्त और 18 अगस्त के जो भी डेली करंट अफेयर लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। मैं जो मेन मुद्दे वो आपको बता देता हूँ कि भाई मान लो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इसका प्रॉब्लम है पॉवर्टी, ठीक है, जो गरीबी है वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसे हो समझिए कि भाई लोगों के पास प्रॉपर क्या नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इससे क्या नहीं होता है, उसके वजह से उनके पास पैसे नहीं आते, फिर उनको क्या करना पड़ता है, जो भी काम मिल गया मेहनत मजदूरी का वो कर लेते हैं। मान लो दिन के 250 या 200 रुपए अर्न कर लेंगे, इससे क्या होगा कि भाई उसके परिवार में, यानी एक परिवार में हम 5 व्यक्ति भी पकड़ के चले तो उसके परिवार में कमाई ही पर डे की 200 रुपए होती है, वो भी हुई तो हुई वरना ना भी हुई, ठीक है, काम मिला तो मिला वरना ना भी मिला, और कभी काम भी कर लिया पैसा ना मिला, ऐसी भी कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई 200 रुपए मिले हैं, उसमें से परिवार के लिए खाना पीना खरीदना है, तो डेली कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेते, जैसे जो भी चावल गेहूं खा लिए, ठीक है। लेकिन उससे ना तो ऐसी सब्जी मिलती है, ना तो उसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है, ना तो उनको प्रॉपर विटामिन मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें माल न्यूट्रिशन होता है, हिडन हंगर होता है, ठीक है, वो होता है, उसकी हमने डिस्कशन की है। अब दूसरी चीज, खाने के लिए कम पैसा है, ठीक है, तो जो भी मिलेगा पूरा कचरा टाइप का खाना, जिसमें न्यूट्रिशन का तो देखना ही नहीं है, सिर्फ खाना देखना है कि भाई सब्जी और रोटी मिल गई तो बहुत, तो उस हिसाब से खाना प्रिपेयर करके क्या कर लेना है, खा लेना है। तो वहां पे ही बच्चों को या औरतों को या मर्दों को क्या न्यूट्रिशन मिलेगा। दूसरी चीज, एक तो पॉवर्टी है, ठीक है, खाने पीने के वांदे हैं, तो वो बच्चों को एजुकेशन के लिए कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि वही सोचेंगे कि भाई एजुकेशन के लिए भेजूंगा तो बच्चों को इससे अच्छा है कि मैं काम पे लगा दूं। मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि वो क्या सोचते हैं कि भाई मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है, सभी काम पे जाएंगे मनरेगा स्कीम में, तो सभी को क्या क्या मिलेगा, सभी को 100 रुपए मिलेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 500 रुपए। तो वो वही देखता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं बच्चों को भी एजुकेट करूंगा, डॉक्टर या इंजीनियर या वो जो भी बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनको तो प्राइमरी एजुकेशन भी दिलवाऊंगा, तो अपना भला बुरा तो खुद सोच सकेगा कि उसको क्या करना है। हालांकि पढ़े लिखे बेरोजगारों की भी संख्या भारत में ज्यादा है। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो मनरेगा जैसी स्कीम है, ठीक है, जिसमें 100 दिन का रोजगार देती है, उसको बढ़ाने की जगह कोई नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाने की बजाय, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी कोई सिस्टम लाने की बजाय गवर्नमेंट एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही है कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर देंगे जिससे लड़कियों की जो शादी की लीगल एज 18 है वो बढ़ के 21 हो जाएगी, और हम सारे हेल्थ केयर के जो मैंने आपको बताए, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए, वो टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी कैसी बात हो गई कि भाई हम ये कर लेंगे, छोटा सा काम एक कागज में बदलाव कर लेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज, जो ये 18 साल से पहले की शादी की कंडीशन है, तो वो तो ऐसे परिवारों में है जो गरीब परिवार है, ठीक है, मिडिल क्लास और जो भी रिच परिवार है, रिच फैमिली है, वहां पे ये इश्यू है ही नहीं कि भाई लड़कियों की शादी वो 18 साल से पहले कर दे। तो ये सारे प्रॉब्लम है, जो भी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो खाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो सारे प्रॉब्लम
जुड़े हैं पैसे के साथ, ठीक है, रोजगार के साथ। इसका जो भी फीमेल की जो एज है उससे कोई संबंध नहीं है। मान लो कि भाई 21 साल को भी उसकी शादी करवाई जाए, अगर उसके परिवार में कोई अच्छे से कमाता ही नहीं है, ठीक है, तो वो खाने पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आप दिन का एक सेब खाते हैं, एक एप्पल खाते हैं, तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए एप्पल खरीदने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना। अब पैसा ही नहीं है तो अपने हेल्थ पे हम फोकस ही कैसे करें। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हेल्थी खाना खाना चाहिए, लेकिन हेल्थी खाना खाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। ये सारे डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं आप डेली बेस पे क्या करिए, करंट अफेयर का लेक्चर है वो स्टडी से देखते रहिए, ताकि ऐसी कोई भी आर्गुमेंट हो, ठीक है, तो मैं डिबेट की तरह आपको समझा था। ऐसा नहीं है कि जो भी द हिंदू में बता दिया है वही सही है, वैसा ही आपको लिखना है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो क्या हम इससे सारे टारगेट अचीव कर लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा ना, ये पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है, एक धुंधले प्रकार का है, हो सकता है लेकिन पूरे तरीके से नहीं। इसकी जरूरत तो तब है कि जब सब कुछ ठीक हो जाए और बाद में जो छोटा कोई भी ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हो, ठीक है, और गरीबी को कंट्रोल करना हो, तब ऐसी कंडीशन कर सकते हैं कि भाई किसी भी पिता को अपने परिवार में जो भी बेटियां है उसका कोई भी बर्डन नहीं है, तब जाके ऐसे सब सिस्टम करने की जरूरत है। हालांकि अभी भी बताया ये जा रहा है कि काफी सारे ऐसे एरिया है भारत में जहां पे बेटी की शादी 18 साल से पहले करवा दी जाती है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन मैंने कर लिया, आपका भी क्या सोचना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी पता चले क्या बात हो रही है। दूसरे जो पार्लियामेंट की क्वेश्चन आवर है, ठीक है, उसके ऊपर ही फिर से आया है पिक्चर, आप देख सकते हैं हमारी पार्लियामेंट है और क्वेश्चन आवर का जो टॉपिक है उसी के बेस ये टॉपिक दिखाया गया है। बाकी सारी काफी सारी यहाँ पे न्यूज आई है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं उसकी सारी जितने भी हेडलाइंस है उसकी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कौन कौन सी बातें कहाँ पे हो रही है। सबसे पहले समझ लीजिए, जो भी व्हाइट राइस खाते हैं, ठीक है, उनमें डायबिटीज होने का या शुगर लेवल बढ़ने का चांस ज्यादा है, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई है। इंफॉर्मेटिव है, देख लीजिएगा। अपना जो नेशन है उसको डायबिटिक नेशन बोलते हैं, इंडिया को डायबिटिक नेशन बोलते हैं, इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा, जैसे चेंजेस की मैं आपको बात करूं तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी कोई इंटरकास्ट मैरिज होते हैं या इंटर रिलीजन मैरिज होते हैं तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू रखा जाता है, जिसमें जो न्यू दंपति है, ठीक है, पुरुष और महिला, तो उसकी डिटेल, पर्सनल डिटेल जैसे मोबाइल फोन नंबर और काफी सारी पर्सनल डिटेल है जो शेयर की जाती है पब्लिकली, तो बोला जाता है कि भाई ये जो पर्सनल डेटा शेयरिंग है, ठीक है, ये इसका इश्यू है, इसको करना नहीं चाहिए। दूसरा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू यहाँ पे काफी सारी बातें हैं जो बताई गई है, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और एक इंफॉर्मेशन आई है, श्रीलंका ने अपने फिर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है, रिकमेंडेशन है, उसके लिए बिल लेके आ रही है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए कैबिनेट में। तो इससे पहले जो 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके मैंने इन डिटेल डिस्कशन आपसे ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।